हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम अध्ययन कर रहे थे जीन पियाजे महोदय जी का, जिसमें हमने इनका सामान्य परिचय जाना व इनके जो प्रमुख शब्द थे वे उन प्रमुख शब्दों का अध्ययन किया। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए हम इनके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जिन सिद्धांतों के लिए महोदय जाने जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस धुआंधार क्लास की। भाई चैनल पे जो भी नया है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस क्रम में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में कुछ भाग हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसी क्रम में बढ़ते हुए इनके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो यदि इनके प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो इनके प्रमुख सिद्धांतों में जो आते हैं हमारे वह 3 सिद्धांत आते हैं। कितने हमारे 3 सिद्धांत आते हैं, जिसमें हमारा पहला सिद्धांत है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। भाषा एवं विचार का सिद्धांत, इसे कहते हैं हम थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। एक इनका सिद्धांत जो है वह कौन सा, हमारा भाषा एवं विचार का सिद्धांत है। यदि हम बात करें इसकी दूसरे सिद्धांत की तो दूसरा है हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत। दूसरा हमारा क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। और जो इनका तीसरा सिद्धांत है इसे कहते हैं हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और इसी सिद्धांत के लिए ये हमारे जाने जाते हैं। तीसरा क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा हमारा क्या है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा यही सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के लिए ये महोदय जाने जाते हैं। जैसा कि हम तीनों सिद्धांतों का क्रम वाइज अध्ययन करेंगे, लेकिन इन तीनों सिद्धांतों में सबसे अधिक जो पूछे जाने वाला सिद्धांत वह हमारा ये तीसरा है, ठीक। और सबसे बड़ा सिद्धांत भी है। ये दोनों सिद्धांत इसकी तुलना में कुछ छोटे हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, थोड़ा बड़ा सिद्धांत है। और इसके बारे में हम अध्ययन करने के साथ साथ इसमें एक हम ट्रिक करेंगे बाद में, जिस ट्रिक से क्या होगा, हमारा पूरा सिद्धांत एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं इससे पहला क्या, हमारा पहला सिद्धांत है हमारा भाषा एवं विचार। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप चाहें तो नोट कर लीजिए। वैसे तो हम क्रम से तीनों का अध्ययन करेंगे ही, फिर भी आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तीनों सिद्धांतों के लिए। ये जीन पियाजे महोदय सबसे ज़्यादा इसके लिए प्रसिद्ध हैं, संज्ञानात्मक वाले के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं आज पहला सिद्धांत क्या है हमारा। पहला सिद्धांत क्या कहता है, आपको याद होगा इससे पहले लेक्चर में जिसमें हमने एक में अध्ययन किया था लेव वाइगोत्स्की का, वाइगोत्स्की महोदय जी का अध्ययन किया था, जो कि हमारा क्या था, सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। और उन्हीं के सिद्धांत में एक बिंदु आया था हमारा, उनके कुछ प्रमुख बिंदु थे। उन प्रमुख बिंदुओं में हमने एक का अध्ययन किया था भाषा एवं विचार, जिसमें क्या था हमारा कि जो वाइगोत्स्की महोदय थे, वाइगोत्स्की महोदय ने वरीयता दी थी किसकी, भाषा के लिए। और मैंने उसमें बताया भी था ये कि वाइगोत्स्की महोदय बताते हैं कि हमारे मन में या जो बच्चा है उस बच्चे के मन में पहले भाषा का जन्म हुआ, उसके बाद क्या आया, उसका विचार आया। यह विचार रूपी गाड़ी भाषा रूपी प्लेटफॉर्म पे चलती है। अर्थात उन्होंने वरीयता किसको दी थी, भाषा के लिए। लेकिन आज ये क्या है, ये उल्टा होने वाला है। ये वाइगोत्स्की महोदय की बात का खंडन करते हुए ये सिद्ध करेंगे कि पहला क्या आता है, हमारा विचार आता है।
चलिए देखते हैं हमारा क्या सिद्धांत है हमारा आज का। तो ये भाषा विचार का सिद्धांत जो है ये क्या था, इनका मानना ये था कि जो भाषा विचार के सिद्धांत के भाई दो भाग होते हैं। एक भाग है हमारा कौन सा, ये कहते हैं बच्चे के अंदर जो विचार है या भाषा है, एक उसका जो स्रोत है वह क्या है, एक है हमारा अहम केंद्रित, एक क्या है हमारा अहम केंद्रित, और दूसरा हमारा कैसी वो दूसरी होती है इसकी सामाजिक भाषा, दूसरी होती है हमारी सामाजिक भाषा। अब देखिए कहते हैं अहम केंद्रित क्या होती है, तो अहम केंद्रित का अर्थ होता है, ये मानते हैं कि अहम केंद्रित जो भाषा है या अहम केंद्रित का जो भाग है वह कैसा होता है हमारा एक तरफा होता है। और इसमें जो इन्होंने अवस्था रखी है वह कौन सी हमारी शैशवावस्था रखी है, इसमें क्या रखी है हमारी शैशवावस्था। और इसमें जो स्रोत है, स्रोत या इसका क्या है हमारा ये एक तरफा है, ये कैसी है, ये एक तरफा भाषा है अहम केंद्र। जबकि भाई सामाजिक जो है तो सामाजिक में रखा गया है किसके लिए, ये जो शुरू होती है ये शुरू होती है हमारी बाल्यावस्था से, ये किससे बाल्यावस्था से शुरू हो जाती है, और ये कैसी होती है, ये होती है भाई दो तरफा। अब देखिए क्या कहते हैं भाषा एवं विचार। तो इनका मानना ये था कि एक बच्चा जैसे शैशवावस्था का बच्चा है, ये शैशवावस्था के बच्चे के अंदर जो भाषा होती है वो कैसी एक तरफा, एक तरफा का अर्थ ये होता है कि उसके दिमाग में जो विचार आया, जो विचार आया वह क्या होगा उसे बोल देगा, वह क्या होगा उसे बोल देगा, वह बात सही है या गलत है, ठीक है। क्या कुछ नहीं, जैसे एक बच्चा हमारे क्या करता है भाई, बच्चा जिद करता है तो बच्चा कभी कभी उन खिलौनों की जिद कर सकता है या उस वस्तु की जिद करने लगता है जो उसे देना असंभव होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी वह बालक ये नहीं सोचता कि ये पॉसिबल है या नहीं है, अर्थात ये कैसा है, ये नहीं देखता कि सामने वाला इस जिद को पूरा कर पाएगा, मतलब पेरेंट्स हमारे उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वह उसके जो विचार आया उस विचार को क्या हुआ उसने वैसे बता दिया। अब देखिए इसमें क्या है विचार, अब चूंकि ये शैशवावस्था है जो कि एज कितनी है लगभग 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष है, तो 0 से 6 वर्ष का अर्थ ये है कि 0 1 2 3 भाई लगभग मान लें तो 3 साल तक का बच्चा या 2 साल तक का बच्चा क्या है, ये स्पष्ट भाषा नहीं बोल पाता, तो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता है। लेकिन वह अपने विचारों को बाहर निकालता है। कैसे विचार है, एक तरफा। जैसे उदाहरण, एक बच्चा यदि अपनी माँ की गोद में है और उस कंडीशन में कोई पड़ोसी आ जाए उसे अपनी गोद में ले ले, बच्चा क्या होता है तुरंत रोने लगता है, क्यों उस समय उसके अंदर विचार उत्पन्न होता है कि मुझे इनकी गोद में ना रह के कहाँ रहना, अपनी माँ की गोद में रहना है। भाई सिचुएशन कैसी भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन भाई एक तरफा विचार करके क्या करता है भाई एक्शन लेता है और रोने लगता है हमारा। अब इससे आगे की बात करें जैसे 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का बच्चा, तो इस अवस्था का बच्चा भी क्या करता है भाई, जो मन में आया या जो विचार मन में आया या जो वस्तु की उसे आवश्यकता है या जो उसे पसंद है वह क्या करेगा उसे आसानी से मांग लेगा, ना कि ये सोचते हुए कि सामने वाला उसे पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अर्थात इनका मानना ये था कि बच्चे के अंदर, और लगभग ये शैशवावस्था की बात कर रहे हैं कि लगभग शैशवावस्था के बच्चे के अंदर जो भाषा होती है उसका एक स्रोत होता है, अर्थात वह एक तरफा होती है, वह दूसरे पक्ष को ना देखते हुए पर एक ही पक्ष के लिए देखती है, जो पक्ष क्या था उसका स्वयं का होता है। क्लियर पॉइंट, ठीक। अब इसमें भी कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है कि वह उसके मन में जो आया विचार वह उस विचार को क्या करेगा बाहर निकाल देगा या बाहर क्या करेगा भाई प्रस्तुत कर देगा किसी ना किसी रूप में, किसी न किसी रूप में, है ना। बाद में प्रस्तुत करने के लिए उसे माध्यम चाहिए, ना कि पहले। दीन प्याजे महोदय जी का मानना ये है कि विचार को प्रस्तुत करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, कोई भाषा। लेकिन पहले उत्पत्ति किसकी हुई, पहले उत्पत्ति हुई विचार की। जैसे एग्जाम्पल, आपको 1 गिलास पानी चाहिए तो पहले भाषा नहीं आती, पहले क्या आता है दिमाग में विचार आता है। ध्यान से समझने पॉइंट के लिए, जीन प्याजे महोदय जी का मानना ये था, इनका मानना ये है कि भाई दिमाग में पहले आता है हमारे विचार। पहले क्या आता है हमारे, पहले जैसे ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के दिमाग में पहले क्या आया भाई विचार आया। अब विचार आने के बाद ये क्या प्रयोग करेगा, कोई भाषा प्रयोग करेगा, किस काम के लिए, उस विचार को प्रस्तुत करने के लिए, उस विचार को दिखाने के लिए। क्लियर है पॉइंट। अर्थात इन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि भाई पहले भाषा आ जाए,
या आ सकती है, ऐसा कहना हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि कोई विचार नहीं होगा तो हम भाषा के रूप में प्रस्तुत करेंगे क्या? जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में अगर विचार आया ही नहीं, प्यास लग रही है या भूख लग रही है या आपको उठना है या आपको बैठना है, यदि विचार आया ही नहीं तो क्या भाषा का प्रयोग कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे ना। अर्थात इनका मानना ये था कि ये जो भाषा है, ये भाषा आती है पहले, अब विचार आता है हमारा कहाँ? बाद में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो भाषा है हमारी क्या है, वह विचार के बाद है, पहले है विचार। आई होप आपको ये पहला क्लियर। अब देखिए इसका दूसरा भाग क्या कहता है। दूसरा कहता है सामाजिक भाषा। दूसरा क्या कहता है? सामाजिक भाषा। अब तक का बच्चा जो एक तरफा था, मतलब जो मन में आया, जैसे मन में आया उसने बोल दिया, कहते अब वही बच्चा क्या हो गया भाई, अब आ चुका है लगभग बाल्यावस्था में। अब किस में आ चुका है? अब वह प्रवेश कर चुका है लगभग बाल्यावस्था में। और बाल्यावस्था का बालक, बाल्यावस्था का बालक बालक इसके अंदर विकास हो चुका होता है लगभग सामाजिक भाषा का। अर्थात अब उसके अंदर जो विचार आएगा, आएगा अब भी विचार ही पहले, कहते हैं इन अब जो इसके अंदर विचार आएगा वह विचार भाई प्रस्तुत होने के लिए होगा कैसा? दो तरफा माध्यम होगा। दो तरफा माध्यम का अर्थ ये कि एक तो पक्ष होगा किसका भाई, बच्चे का, बच्चे के अंदर पक्ष। दूसरा क्या होगा? जो उसके सामने व्यक्ति है उसका पक्ष। मतलब ये कहना उचित है या नहीं है? अर्थात ये कहते हैं कि जो सामाजिक भाषा है वह क्या होती है, वह दो तरफा बना देती है, या दो तरफा माध्यम उसके समक्ष ला देती है कि बच्चे को कौन सी बात कहाँ कहनी है, कौन सी बात कहाँ पे नहीं कहनी है। आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। क्लियर है पॉइंट? दूसरी कौन सी रही? सामाजिक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये हमारा क्या रहा? भाषा विचार का सिद्धांत रहा। भाषा एवं विचार का सिद्धांत रहा। आप चाहो तो इसके लिए दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यदि चाहें तो इसे इस प्रकार ना लिख के, क्योंकि ये भाषा एवं विचार देखिए आता इसी क्रम में है। ज़्यादातर एग्ज़ाम जो हमारे होते हैं उन एग्ज़ामों में पूछा ऐसे ही जाता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि भाई जब जब भाषा एवं विचार, बहुत विवाद रहा है इन दोनों पे, इन बातों पे बहुत विवाद रहा है, इस सिद्धांत पे, इस बिंदु पे। क्योंकि जब जब यहाँ से प्रश्न बना है, जब जब यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो इस प्रश्न की बनने की कंडीशन में हमारा यदि जीन प्याजे वाले से आए तो जीन प्याजे मानते हैं भाई कि पहले विचार था, ठीक, बाद में क्या थी? हमारी भाषा थी। लेकिन ये किसके अनुसार? ये रहा जीन प्याजे, ठीक। लेकिन अगर हम करें किसके अकॉर्डिंग? बाइगोस्टकी के, तो बाइगोस्टकी कहते हैं पहले भाषा आती है उसके बाद क्या आता है? विचार आता है। ये कहते हैं बाइगोस्टकी महोदय। ये कौन कहते हैं? बाइगोस्टकी। अब देखिए दोनों में है क्या? बाइगोस्टकी महोदय मानते हैं भाषा पहले आती है विचार बाद में आता है। प्याजे मानते हैं पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है। इन दोनों में से किसी से भी प्रश्न आए, प्रश्न किसी से भी आए, लेकिन ऑप्शन में ये दोनों नाम होंगे। दोनों नाम इसलिए क्योंकि भाई इन दोनों शब्दों पे चर्चा हमने दोनों सिद्धांतों में की है। तो आप गलत लगा दें या गलत लगाने की संभावना रहती है उस विकल्प की, इसलिए ये दोनों नाम दिए जाते हैं अधिकांश। तो आपको ध्यान रखना है कि बाइगोस्टकी के अकॉर्डिंग भाषा पहले विचार बाद में, प्याजे के अकॉर्डिंग पहले विचार भाषा बाद में, ठीक। ये रहा इनका पहला सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सिद्धांत देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा सिद्धांत हमारा क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत। दूसरा हमारा क्या है? नैतिक विकास। देखिए नैतिक विकास क्या कहता है? नैतिक विकास के भी कुछ चरण हैं। इसके भी क्या है? हमारे कुछ चरण हैं, जिन चरणों का क्या करेंगे हम आज? अध्ययन करेंगे। आइए अगले सिद्धांत देखते हैं भाई। अगला सिद्धांत क्या कहता है हमारा?
चलिए दूसरा सिद्धांत, दूसरा है हमारा नैतिक विकास। नैतिक विकास, दूसरा हमारा क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास, देखिए ये क्या कहता है, जिसे क्या कहते हैं हम, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब देखिए दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, इन्होंने नैतिक विकास संबंधी भी सिद्धांत दिया कि बच्चे का नैतिक विकास कैसे होता है। तो नैतिक विकास संबंधी इन्होंने जो उसके भाग बांटे, वह हमारे क्या, वह लगभग 3 भाग बांटे। 3 भागों में उन्होंने बताया नैतिक विकास होता है, जिसका पहला भाग हमारा क्या है, पहला भाग है भाई पूर्व नैतिक, पूर्व नैतिक या पूर्व नैतिकता, पूर्व नैतिक या पूर्व नैतिकता या पूर्व नैतिक अवस्था कुछ कह लें इसके लिए हम, पूर्व नैतिक अवस्था, जिसकी आयु 0 से 5 वर्ष, अर्थात शैशवावस्था ही बोल सकते हैं इसके लिए कि शैशवावस्था का बच्चा क्या होता है, पूर्व नैतिक होता है। मतलब वह नैतिक अवस्था से पहले की अवस्था जिसमें वह नहीं जानता कि भाई क्या गलत है क्या सही है। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, पहला भाग कहता है कि पूर्व नैतिक, इस अवस्था में बच्चा ये नहीं जानता कि भाई सही क्या है या गलत क्या है। इस अवस्था में क्या है, बच्चा ये नहीं जानता कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे उदाहरण देखिए आपने देखा होगा कि 4 साल का बच्चा, अर्थात जब वह क्या चलना सीख जाए, तो जब 3-4 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा, आपने देखा होगा कि सामने यदि चींटी आ रही हैं या कोई अन्य कीड़ा जा रहा है, तो वो जानबूझकर भी कोशिश क्या करता है कि चींटी आ रही है तो क्या चींटी पैर रख देगा, चींटी पे क्या करेगा भाई पैर रख देगा। वो नहीं जानता क्योंकि चींटी को मारना या किसी जीव को मारना पाप है, ये जीव को नहीं मारना चाहिए। क्यों, क्योंकि किस अवस्था में वह पूर्व नैतिक में है भाई, किसमें, पूर्व नैतिक में। वह नहीं जानता सही क्या है गलत क्या है, वह नहीं जानता कि दया का भाव क्या है, वह नहीं जानता कि भाई अच्छा क्या है या बुरा क्या है, ये क्या है। क्यों, क्योंकि भाई क्या इस अवस्था में भी आया ही नहीं है, उसका नैतिक विकास अभी हुआ ही नहीं है, अभी उसका क्या है नैतिक विकास हुआ ही नहीं है। अर्थात वह बच्चा जो उसका नैतिक विकास नहीं हुआ, जिसकी आयु पियाजे महोदय के अनुसार कितनी है हमारी, 0 से 5 वर्ष, ये मानते हैं 0 से 5 वर्ष या शैशवावस्था का बच्चा नैतिक विकास उसका नहीं हुआ होता है, और वह क्या करता है जानबूझ के भी कुछ ऐसे काम कर देता है जो कि क्या होते हैं गलत होते हैं या नहीं करने चाहिए, जो अनैतिक होते हैं। पॉइंट क्लियर पहला। चलिए दूसरी अवस्था देखते हैं इसके बाद, कहते हैं इसके बाद जो दूसरी अवस्था है, इसके बाद क्या है हमारी जो दूसरी अवस्था है, जिसे बोलते हैं परायंत पराधीन या विस्मांगी नैतिकता। दूसरी देखिए, दूसरी कहते हैं परायंत या पराधीन या इसको क्या कहते हैं हम, विस्मांगी नैतिकता, विस्मांगी नैतिकता। यदि आयु की बात करें तो आयु हमारी कितनी, आयु होती है इसकी 0 से 5, तो ये हो गई तो 5 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। देखिए दूसरा क्या कहता है, कहता है अब तक का बच्चा नैतिक अवस्था में नहीं था, लेकिन अब क्या है, कहता है नैतिकता तो है लेकिन कैसी है, पराधीन है। पराधीन का अर्थ होता है हमारा जो क्या है, जो दूसरे पर निर्भर करे, जो क्या हो कि जैसे हमको सिखा दी गई है हम उससे क्या करें, पालन करें। अब देखिए इस आयु का बच्चा क्या करता है, इस आयु का बच्चा ये करता है कि जो नैतिकता उसके अंदर है, ये जो उसको सिखाई गई है, जो क्या किया गया है उसको भाई, जो उसको सिखाई गई है या जो उसको बता दिया गया है, उससे क्या नहीं कर सकता, उससे भाई वह बदल नहीं सकता। जैसे उदाहरण ये कि एक क्या हुआ, पिताजी ने कह दिया है बच्चे से कि बेटा आपको ये जो जीव है आपके सामने इसे मारना नहीं है, ठीक है, या जो आप चींटी पे पैर रख देते थे अब तक उससे नहीं मारना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई जीव को मारना क्या है, पाप है। अब देखिए क्या होगा, अब यदि इसी बच्चे का दोस्त
इससे कहे कि चल इस चीज़ को मारते हैं, ठीक है, ये जीभ जा रहा है, जैसे मान लो गली में क्या जा रहा है, गली में कुत्ता जा रहा है और जनरली बच्चे मारते ही हैं उसके लिए, तो क्या यदि पिताजी ने कह दिया है कि बेटा देखो ये क्या है, ये जीभ है, इस जीभ को नहीं मारना चाहिए, आप इसको मारते हो इससे दर्द होता है, आप इसको मारते हो इससे क्या होता है, दर्द होता है। तो ये क्या हुआ, ये पिता ने बता दिया किसके लिए, अपने बच्चे के लिए। अब बता दिया तो बच्चे ने क्या कर लिया, दिमाग में वही अपने फिट कर लिया। अब वह क्या होगा, अब उसका जो फ्रेंड है, इस बच्चे का ये जो फ्रेंड है, अभी जो कहेगा कि चल इसे मारते हैं, तो ये क्या करेगा, नहीं हम इसे नहीं मारेंगे, पापा ने कहा है जीव को मारना क्या है, पाप है। अर्थात ऐसी नैतिकता जैसे बच्चा क्या हो, बदल ना सके, जैसे बदल ना सके, ऐसी नैतिकता को क्या कहते हैं हम, विषमांगी परायंत या पराधीन नैतिकता कहते हैं, जो कि होती है हमारी लगभग 5 से 10 वर्ष के बालक के अंदर। उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे जीव को मारना पाप है, किसके अनुसार, वही पिताजी ने कहा है, उन्हें पापा ने कहा है बच्चे से, बच्चा ही कहेगा जीव को नहीं मारेंगे, पापा ने मना किया है कि जीव को मारना क्या होता है, पाप होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी अवस्था पूर्ण नैतिक विकास के सिद्धांत में पहली अवस्था पूर्व नैतिक, दूसरी हमारी कौन सी, पराधीन। अब देखिए तीसरी क्या है, तीसरी आती है पराधीन का अर्थ होता है जो दूसरे के अधीन हो, जो दूसरे के अधीन हो। क्लियर। अब देखिए तीसरी क्या है, तीसरी जो अवस्था है, तीसरी है स्वायत्त, स्वायत्त या स्वतंत्र, क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं स्वायत्त, स्वतंत्र या सापेक्ष, या सापेक्ष नैतिकता या नैतिक अवस्था, ठीक है, नैतिकता, जिसकी आयु कितनी, तो जिसकी आयु क्या है 10 से अधिक, 10 से अधिक। अब 10 से अधिक में भाई 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, और हमारा 30 भी हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या कहते हैं, ये देखिए स्वायत्त, स्वतंत्र, सापेक्ष नैतिकता, आयु क्या है हमारी 10 से अधिक, 10 वर्ष से अधिक। अब इसका कहना क्या है, अब बच्चा गुजर गया, 10 वर्ष से अधिक हो गया, 12, 15, 20 का हो चुका है। अब इस अवस्था में क्या होगा, बहन उसका नैतिक विकास हो चुका है। अब ये जो नैतिकता है, ये नैतिकता क्या करेगा भाई, है स्वतंत्र है, स्वतंत्र है कि जैसे अब तक बदल नहीं सकता था, लेकिन क्या करा है, अब वह उसको बदल सकता है अपनी ज़रूरत के अनुसार। जैसे उदाहरण, जैसे क्या उदाहरण, जैसे उदाहरण है हमारा कि मैं आर्मी में हूं, मेरे सामने आतंकवादी है, आतंकवादी है, जो कि एक जीव है, जो कि एक जीव है, लेकिन मुझे उसको मारना पड़ेगा, मुझे उसको मारना पड़ेगा। अब देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये आपके लिए, अब समझो आप क्या कहता है, कह रहा है अब नैतिकता है स्वतंत्र। अब जो नैतिकता है इस अवस्था में वह कैसी भाई, स्वतंत्र है, कि यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं अपनी नैतिकता को क्या करूँगा भाई, बदल लूँगा। जैसे कि एग्जाम्पल, एक आर्मी का जो जवान है, वह जवान अपने देश की रक्षा करते हुए भाई सामने यदि उसे कोई आतंकवादी आ जाए, तो उस अवस्था में वह इस नैतिकता का पालन नहीं करेगा, स्वतंत्र परायंत वाली की या पराधीन वाली की, यही पापा ने कहा है कि जीव को मारना पाप होता है, मैं तो इसको नहीं मारूंगा क्योंकि जीव है ये, जीव को मारना पाप होता है। खैर ऐसा नहीं होगा। अब वह क्या करेगा भाई, अपनी नैतिकता को बदल देगा कि भले ही सामने क्या है, भले ही सामने क्या है उसके जीव है, लेकिन फिर भी उससे क्या करेगा भाई, भाई मारेगा, मारना पड़ेगा। उसने क्या किया, नैतिकता को अपनी बदल लिया। तो आवश्यकता के अनुसार या जरूरत पड़ने पर यदि अपनी नैतिकता को बदल ले या बदला जा सके, या जिस अवस्था में बदलते हैं उस अवस्था क्या कहते हैं, सापेक्ष नैतिकता, स्वतंत्र या स्वायत्त नैतिक की अवस्था कहते हैं।
आई होप आपको ये तीनों अवस्थाएं समझ में आई होंगी कि भाई पूर्व नैतिक जो है, इस अवस्था में बच्चा नैतिक होता ही नहीं है, कि सही क्या है और गलत क्या वह नहीं जानता। दूसरी है परायंत, पराधीन और विस्मांगी। तो परायंत या विस्मांगी अवस्था ऐसी होती है कि इस नैतिक अवस्था में बच्चे के अंदर नैतिकता तो होती है, लेकिन वह उसको जरूरत के अनुसार बदल नहीं सकता, और जो उसको बता दिया गया है वह उसी का क्या करता है, पालन करता है। तीसरी है हमारी स्वायत्त, स्वतंत्र, सापेक्ष। भाई इसमें नैतिकता तो है, लेकिन क्या करेगा, जरूरत यदि पड़ी तो उस नैतिकता के लिए भी क्या कर सकता है भाई, बदल भी देगा। क्या करेगा, बदल भी लेगा। तो ये हमारे दो सिद्धांत हुए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं हम आगे की ओर, और अब जानेंगे इसके सबसे बड़े सिद्धांत के लिए, जे सिद्धांत के लिए ये जीन पियाजे महोदय भाई जाने जाते हैं। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब समझते हैं इनके सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, जो कि बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे हमारे हर एक एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में क्या होता है, अधिकांश प्रश्न इससे बनते ही हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारा ये टॉपिक है अगला। इसका नाम क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को के कुछ चरण भी हैं हमारे, जैसे कि इसके चरण थे, ऐसे ही अगले सिद्धांत के भी हमारे कुछ चरण हैं। आइए देखते हैं, लास्ट में इसकी एक ट्रिक कराएंगे हम आपके लिए, और उस ट्रिक से क्या होगा, चारों सिद्धांत और चारों का क्रम, सबसे पहले इनका क्रम पूछा जाता है हमारा। देखिए, सिद्धांत संख्या 3, तीसरा है हमारा संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के लिए निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसके जो चरण हैं, इस सिद्धांत के जो चरण है भाई, 4 चरण हैं, अर्थात ये 4 चरणों में बटा हुआ है। जो 4 चरण क्या है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो बालक की आयु है, बालक की हमारे क्या होती है, आयु। तो इसमें जो हम अध्ययन करेंगे भाई, अध्ययन हमारा लगभग 0 से 15 वर्ष तक है। इसमें जो अध्ययन है हमारा वह 0 से और 15 वर्ष, 0 से 15 वर्ष तक के बालक का अध्ययन करेंगे, जिनको हम इनकी आयु का जो है हमारी 0 से 15, इसको 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे प्रत्येक चरण के रूप में हम। तो आइए पहला चरण देखते हैं इसका। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इसके प्रमुख शब्द कराए गए थे, जब इन महोदय के प्रमुख शब्द कराए गए थे, तब मैंने कहा था ये जो प्रमुख शब्द हैं, ये प्रमुख शब्द या लक्षण या गुण, जो भी मैंने कहा था आपके लिए कि ये लक्षण जो हैं, यही क्या होंगे, हमारे इन अवस्थाओं में रखे जाएंगे। कि भाई ये 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है, उसके अंदर निम्न में से कौन से लक्षण प्रदर्शित होते हैं, या 2 से 7 वर्ष का होता है उसके अंदर कौन से गुण प्रदर्शित होते हैं, और 7 से 11 का होता है उसके अंदर कौन से गुण प्रदर्शित होते है हमारे। इस प्रकार से है ये कुछ। चलिए पहला देखते हैं हमारा। तो पहला क्या है, जो चरण का जो पहला भाग है, पहले हमारा संवेदी, संवेदी पेशीय अवस्था, इसे क्या कहते हैं, संवेदी पेशीय, या दूसरा नाम क्या है, संवेदी गामक, संवेदी गामक, या इसे बोलते इंद्रिय, इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित, और इसी को क्या बोलते हैं, इंद्रिय गामक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, इंद्रिय गामक अवस्था। ये कुछ इसके नाम हैं, इंद्रिय गामक अवस्था। यदि इसकी आयु देखें तो 0 से भाई 2 वर्ष। अब देखिए इसे क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है इसके लिए। इसे क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज। अब आइए इसे समझते हैं। अब देखिए, तो जो प्रमुख लक्षण थे,
जो प्रमुख लक्षण थे उन प्रमुख लक्षणों में कितने लक्षण ऐसे होते हैं जो कि 0 से 2 वर्ष के बालक के अंदर, जैसे मान लीजिए ये भाई बालक है और इस बालक की जो आयु है हमारी, इस बालक की आयु कितनी है भाई 0 से 2 वर्ष है। 0 से क्या है हमारी 2 वर्ष है। तो ये इनका मानना ये था कि जो बालक है हमारा, इस बालक के अंदर भाई कौन कौन सी हमारी अवस्थाएं ऐसी होंगी, कौन कौन से गुण ऐसे होंगे, और ये जो गुण ये बच्चा क्या करेगा भाई प्रदर्शित करेगा। तो जैसे जैसे यदि हम बात करें तो इसमें आता है हमारा वस्तु स्थायित्व का गुण, वस्तु स्थायित्व का गुण, और क्या आता है परावर्ती क्रिया, और हमारा क्या आता है परावर्ती क्रिया। आपके लिए सारे शब्द भी एक्सप्लेन किए जाएंगे। और क्या आता है अनुकरण, और क्या आता है अनुकरण हमारा, और क्या आता है स्मृति आधारित अधिगम या इंद्रिय आधारित अधिगम, और क्या आता है हमारा स्मृति आधारित अधिगम, या ये कह सकते हैं इंद्रिय आधारित अधिगम। अब देखो ये और क्या मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार भी इसी में आते हैं हमारे, और क्या आते हैं मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार। ये कुछ प्रमुख गुण हैं, जो गुण क्या होते हैं भाई 0 से 2 वर्ष की अवस्था के बालक जो है वह भी प्रदर्शित करता है। अब देखिए सारे के कर समझते हैं हम। पहले क्या वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थिति क्या कहता है कि भाई आपने देखा होगा बच्चे के सामने से वस्तु के लिए, भले ही आप जैसे बच्चा कुछ वस्तु से खेल रहा है, जैसे आप नहीं चाहते हैं कि बच्चा उससे खेले, आप क्या करते हैं बच्चे के हाथ से वस्तु लेके ऐसा कर देते हैं, वो कहते हैं ले वो ये पक्षी ले गया या कोई जो भी नाम दिया हमने वो ले गया, और क्या करते हैं उसे पीछे छुपा लिया। लेकिन बच्चा क्या करता है, बच्चा एक तो थोड़ी देर के लिए क्या है उसे देखता रहता है कि आखिर वह वस्तु किधर गई, अर्थात वस्तु का आंखों से ओझल हो जाना, लेकिन कुछ समय तक उसकी छवि का क्या रहना मस्तिष्क में बने रहना, क्या कहलाता है हमारा वस्तु स्थायित्व कहलाता है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है परावर्ती क्रिया। परावर्ती क्रिया क्या कहता है, परावर्ती क्रिया कहता है कि बच्चा एक काम को जिसको एक बार कर लेता है, ये सीख लेता है, वह क्या करता है भाई बार बार उसी को क्या करता है दोहरा कर आनंद लेता है। जैसे मैंने बताया कि एक बच्चा यदि अंगूठा मुंह में देना सीख गया तो आप कितनी भी बार उसका हाथ पकड़ के नीचे करोगे, लेकिन जैसे हाथ उसको छोड़ोगे कुछ समय फिर वो मुंह में ले लेगा, फिर छोड़ोगे फिर नीचे करोगे आप, फिर वह मुंह में लेगा। अर्थात और इसी क्या है, एक बच्चा यदि बेड से नीचे उतरना सीख गया अपने बिस्तर से, तो वह क्या करेगा, आप बार बार उसे ऊपर बैठाओगे, बेटा ऊपर बैठ जाओ, नीचे ठंड है, ये नीचे ऐसा मौसम है, ये नीचे आपको नहीं उतरना चाहिए, लेकिन कितना भी कुछ करें वह क्या करेगा भाई उसके लिए करता ही रहेगा। और चूंकि आयु क्या है 0 से 2 वर्ष, तो इस अवस्था का बच्चा क्या है जैसे बार बार क्या है भाई थोड़ा उठना सीख जाता है, तो उठना सीखने साथ साथ बार बार उल्टा हो जाना, आप उसको सीधा करोगे बार क्या क्या उल्टा हो जाएगा। अर्थात वह जो सीख लेगा उसे क्या करेगा बार बार दोहराएगा, दोहराने के गुण को ही कहते हैं परावर्तिक क्रिया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है अनुकरण। अनुकरण, अनुकरण का अर्थ होता है ऐसे क्या किसी चीज को देखकर सीख लेना या उसको सुनकर सीख लेना, सुनकर या देखकर कुछ सीखना फिर उसको उसी का पालन करना, जिसको कहा जाता है अनुकरण। जैसे तो जो 0 से 2 वर्ष की जो आयु है, इस आयु का बच्चा जैसे पा दा माँ या वाह इन शब्दों का क्या करना, माँ है दा है पा है, ये शब्द जो है हमारे इनका उच्चारण करने लगता है, अनुकरण करने लगता है। अब किसका देख के भाई घर में जो सदस्य हैं हमारे उन सदस्यों को देख करके हम जैसे बोलते हैं माँ, ठीक है, हम बोलते हैं पा पिताजी पापा जी, तो क्या कुछ शब्दों का उनका क्या कहता है ग्रहण कर लेता है उनको और फिर उनका उच्चारण करने लगता है या उनको अनुकरण करने लगता है। अगला हमारा क्या है, अगला है स्मृति आधारित अधिगम। स्मृति आधारित का अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है कि भाई जो उसको क्या रहा, जो उसको याद रहा, याद रहा का अर्थ ये है कि जैसे उसने भाई बिस्तर पे उल्टा होना सीख लिया, बिस्तर पे क्या हुआ
उल्टा होना सीख लिया, तो क्या रहा है, उसे याद रहेगा कि मुझे कैसे करके उठना है, पहले राइट हैंड लगाना है, उसमें पहले लेफ्ट हैंड लगाना है, फिर मुझे ऐसे उल्टा हो जाना है। तो जो उसको याद रहता है उसी याददाश्त के आधार पर वह क्या करता है भाई, फिर से अधिगम करता है या फिर कुछ क्रिया करता है। अगला कौन सा है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक का अर्थ होता है ऐसे व्यवहार जो कैसे हैं, उसके अंदर भाई जन्मजात हैं, जो कैसे हैं, जन्मजात है। तो जन्मजात व्यवहारों को कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। जैसे हंसना है, रोना है, ये कैसा है भाई, हमारे आपके अंदर, बच्चे के अंदर कैसे जन्मजात होते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, इंद्रिय आधारित अधिगम। अब इंद्रिय आधारित अधिगम का अर्थ होता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, कि जैसे यदि हम मान लीजिए त्वचा है, जो जो तो त्वचा है, यदि बच्चे ने एक बार उस ऑब्जेक्ट वस्तु को पकड़ लिया, जो वस्तु सपोज गर्म है, एक बार उसे पकड़ लिया तो वो दोबारा नहीं पकड़ेगा उसे। क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया। और कैसे सीखा, अपनी इंद्रियों से सीखा ना, कि इंद्रियों से उसने सीख लिया ये गर्म है भाई, इससे नुकसान हो जाता है या जल जाते हैं या दर्द होता है हमारे, तो क्या करेगा, दोबारा उसके लिए नहीं करेगा। अर्थात ऐसे अधिगम क्या कहते हैं, इंद्रिय आधारित अधिगम कहते हैं। ये इनकी पहली अवस्था रही कि भाई संवेदी पेशी, ये इतने नाम मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं आपको कि इनमें से किसी नाम से ये अवस्था पूछी जाती है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद दूसरी अवस्था देखते हैं। चलिए दूसरी अवस्था देखते हैं। दूसरी है हमारी पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए दूसरी अवस्था का अध्ययन करते हैं। जिसकी आयु कितनी है हमारी, आयु ये 0 से 2, तो उसकी कितनी है हमारी 2 से 7 वर्ष। 4 भाग में बटा हुआ है हमारा ये, 0 से 7, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो जो दूसरी अवस्था है, इसका जो चरण है दूसरा, द्वितीय चरण जो है हमारा, द्वितीय चरण है हमारा भाई पूर्व या प्राक संक्रियात्मक। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था। आयु की बात करें तो भाई 2 से 7 वर्ष। ये क्या है हमारी, ये है इसका द्वितीय चरण। जो संज्ञान और विकास का सिद्धांत चल रहा है, इसका भाई द्वितीय चरण है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसे क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या आता है, जैसे कि भाई इस अवस्था के बालक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, इस अवस्था के बालक के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो जैसे इसके अंदर होता है अविलोम्यता। इसके अंदर क्या होता है, अविलोम्यता। इसके अंदर होता है केंद्रीकरण। इसके अंदर होता है संरक्षण का अभाव, मतलब कमी। इसके अंदर क्या होता है, संरक्षण का अभाव। इसके अंदर क्या होता है भाई, जीववाद। इसके अंदर क्या होता है, जीववाद। और इसके अंदर क्या होती है, अहम केंद्रीयता। अहम केंद्रीयता। तो ये कुछ प्रमुख हमारे क्या हैं, जो लक्षण है। और जैसे इसमें क्या होता है, वो गिनती वगैरह सीख जाता है, या जो विद्यालय का प्रारंभिक जीवन है वह यहीं से शुरू हो जाता है। लगभग 5 से 6 वर्ष का जो बालक है, ये जो अवस्था है इसके अंदर शुरुआत हो जाती है। अब देखिए पहला क्या है, जीन पियाजे महोदय मानते थे कि जो द्वितीय चरण है हमारे उस सिद्धांत का, कि द्वितीय चरण जिसकी आयु क्या है 2 से 7 वर्ष, इस अवस्था का बालक भाई इसके अंदर गुण होता है एक अविलोम्यता का। मतलब ये कि एक क्रम में आगे बढ़ने पर बच्चा उस क्रम में वापस पीछे नहीं आ पाता। इसे क्या कहते हैं हम, अविलोम्यता। दूसरा क्या है, संरक्षण का अभाव। दूसरा क्या है, संरक्षण का अभाव। जैसे मैंने बताया था आपके लिए उस दिन भी, कि मान लीजिए आपने ये उसके सामने बनाया, पी आर बटा
आपने पूछा उससे बेटा ये क्या है, मैं कहेगा भाई कि ये पी है, ये तो आपने पूछा भाई कहेगा सर ये पी है। अब आपने क्या किया, इसमें बना दिया पी से बी, कहा बेटा अब क्या है, कहेगा अब ये बी है। अब कहा बेटा इसमें पी कहाँ गई, बोले अरे बाप रे ये तो मैं भूल ही गया, इसमें पी कहाँ है, और पी तो मुझे नहीं दिख रही, अब तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये बी दिख रही है। अर्थात क्या हुआ, उसके दिमाग से आकृति निकल गई किसकी, पी की। तो कहते हैं उसके अंदर क्या होता है, संरक्षण का अभाव होता है। अगला क्या है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण की कहता है कि यदि हम किसी बिंदु को, मतलब किसी जो टॉपिक है हमारा, कि भाई जो टॉपिक है यदि हम उसके बारे में, जो वस्तु है उसके बारे में क्या है, उसका सीधे सीधे पॉइंट बताएं उसके लिए, तब तो बच्चा क्या होगा, उसके बारे में समझ लेगा, तब तो क्या होगा, उसके बारे में समझ लेगा। लेकिन यदि हम उसके विभिन्न पहलुओं को समझाएं तो बच्चा उसके बारे में नहीं समझ सकता, या हम उसके विभिन्न पहलुओं को समझाते हुए केंद्र पे लाएं, नहीं समझ सकता। जैसे ये है क्या हमारा, ये मार्कर है। अब सिंपल सा इसके लिए मैं ये बता दें कि बेटा ये लिखने के काम आता है, बच्चा समझ लेगा अच्छा से लिखा जाता है। अब हम क्या करें, इसे बताएं कि बेटा इससे व्हाइट बोर्ड होता है, प्लाईवुड का बना हुआ, हम उस पर लिख सकते हैं, इसमें इंक भी डाली जाती है, कुछ समय बाद ये सूख जाता है, खराब हो जाता है, इसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो कह रहा है ये क्या है, इसके विभिन्न पहलू हैं। विभिन्न पहलू नहीं, वह क्या समझता है, इस अवस्था में जान सकता है सीधे केंद्र, मतलब सीधे सीधे जो बात कही गई उसका अध्ययन तो आराम से कर लेगा, उसके लिए सीख लेगा, समझ लेगा। लेकिन अगर हम विभिन्न पहलुओं को समझाते हुए लाएंगे केंद्र पे तो वो नहीं समझ सकता। अगला क्या है, जीववाद। जीववाद का अर्थ ये कि बच्चा जब खेल रहा होता है तो अब वह अपने समक्ष रखी जो भी उसकी वस्तुएं हैं, जो भी वस्तु हैं या जो खिलौने हैं, उन खिलौने क्या समझता है भाई, जीवित समझ के खेलता है। जैसे उसने एक गुड्डे के लिए क्या, उसके चाबी भरी और गुड्डा दौड़ते हुए क्या आगे बढ़ रहा है, और दौड़ते हुए क्या, जब तक भाई चाबी रहेगी तब तो चलेगा ना। तो जैसे गुड्डा रुकता है और बच्चा क्या करता है, अरे ये रुक क्यों गया, उसे हिलाएगा, पटकेगा, उसे बैठ जाएगा, भाई चल इससे आगे बढ़ाओ, क्या भाई उसके साथ ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वह खुद है। अर्थात वो चाहता है जैसे मेरे हाथ पैर चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, अरे ये से ये भी चले। ये क्या है, एक गुण कहलाता है उसका जीववाद का। अगला क्या है, अहम केंद्रीयता। अहम केंद्रित अर्थ होता है, या स्वार्थीकरण कहते हैं इसके लिए। अहम केंद्रित अर्थ होता है कि जो कुछ है वो सब क्या है भाई, मेरा है, जो कुछ है वो क्या है, मेरा है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस से आते हैं और भाई 2 चॉकलेट लेके आते हैं और 2 बच्चे हैं घर में, आपने इत्तेफाक से एक बच्चे के पास में रख दिया, एक के पास रखने भाई क्या अगर दोनों को उठा लेगा, और उसके बाद आप उससे कितना भी कहें कि बेटा ये एक चॉकलेट अपने छोटे भाई के लिए दे दे, लेकिन वह क्या है, वह इसको नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक गुण है अहम केंद्रीयता का। आप कितना भी कहो कि बेटा ये बाबू रो जाएगा, ये इसे दे दो, लेकिन क्या होगा, वह नहीं देगा, जिसे कहते हैं अहम केंद्रीयता का गुण। अगला कौन सा है, गिनती। तो भाई बात करें गिनती की तो बच्चा लगभग इस अवस्था में क्या होता है, विद्यालय जाना शुरू कर देता है, और विद्यालय जाने के साथ साथ वह कहता है जो उसकी गिनतियाँ वगैरह हैं वह गिनतियों को आसानी से थोड़ा बहुत सीख जाता है। आई होप आपके लिए इतना समझ में आया होगा, क्लियर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगली अवस्था की ओर, जो कि हमारी क्या है, सॉलिड ऑपरेशनल स्टेज, या जिसे कहते हैं हम मूर्त या ठोस। ठीक, देखिए अगले क्या है, तृतीय चरण जो हमारा है। भाई तृतीय चरण देखते हैं क्या है। चरण तृतीय कहता है, ये क्या है हमारा, ये है मूर्त अवस्था, मूर्त या ठोस, इसे क्या कहते हैं हम, सॉलिड ऑपरेशनल स्टेज। यदि इसकी आयु की बात करें तो आयु 7 से 11 वर्ष। आयु क्या है इससे, 7 से 11 वर्ष। अब देखिए भाई जैसे चरण के अनुसार गुण भी क्या होते रहेंगे भाई, बदलते रहेंगे। चरण के अनुसार क्या होंगे, गुण भी बदलते रहेंगे, क्योंकि अवस्था क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है हमारी, तो आयु बढ़ती जा रही है। अब कौन सा है हमारा, तीसरा। तो तीसरा ये कहता है कि जितने गुण पहले कम थे वो क्या होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे जैसे हमारा कौन सा कह रहा है, इस अवस्था का बच्चे के अंदर कौन सा होगा भाई, विलोमीयता का गुण या लक्षण। ये कर पाएगा संरक्षण, ये क्या कर पाएगा, संरक्षण। और ये क्या कर पाएगा भाई, विकेंद्रीकरण। इसके अंदर गुण कौन सा होगा,
विकेंद्रीकरण का, ये कर पाएगा वर्गीकरण, ये कर पाएगा वर्गीकरण, और इसके अंदर होगी गणितीय संक्रिया करने की क्षमता। इसके अंदर क्या होगी? गणितीय संक्रिया करने की क्षमता आदि। और ये क्लियर? ये देखिए ये क्या कहते हैं, ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं। कहते हैं पहला विलोम्यता। विलोम्यता क्या कहते हैं कि जैसे अब तक का बच्चा क्या करता था कि एक क्रम में यदि आगे बढ़ गया और यदि हम उसी क्रम में वापस लाना चाहें तो नहीं आ सकता, उस गुण को कहते हैं अविलोम्यता। विलोम्यता का अर्थ होता है कि एक क्रम में आगे बढ़ने पर उसी में क्या हो जाए, बच्चा वापस आ जाए, इस गुण को कहते हैं हम विलोम्यता। जैसे अब चूंकि आयु क्या 7 से 11, आपने विद्यालय तक जाते हैं बच्चे को छोड़ने, 2-4 दिन गए आप छोड़ने शुरुआत में, क्योंकि बच्चा क्या 7 से 11 की अवस्था का है, 2-4-6 दिन गए आप, और उसके बाद क्या हुआ, आपने बच्चे से कहते बेटा आप खुद चले जाया करो। तो बच्चा जिस रास्ते से विद्यालय जाता है और छुट्टी होने के बाद क्या होता है, उसी रास्ते से वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुण होता है कौन सा? विलोम्यता का। आई होप आपको समझ आया होगा ये। अगला देखते कौन सा? संरक्षण का अभाव। अब यदि तुम उससे पूछोगे कि बेटा ये पी से बी जो बनाई थी इसमें पी कहाँ है, तो कहेगा ये रही पी। क्या करेगा, जो आपने ये पी बनाई थी, पी से बी, आप पूछोगे बेटा इसमें बी बताओ पी कहाँ है, तो क्या करेगा, तुरंत इसे इरेज कर देगा। ये कहेगा देखो ये रही पी। क्लियर पॉइंट आपके लिए? यहाँ आपने जो बनाए थे 6, आपने कहा था भाई अब इसमें ये 8 बन गए, अब इसमें 6 कहाँ है, तो ये हटा देगा इसके लिए, क्या लो ये 6 रहे। अर्थात क्या है, अब उसके अंदर है संरक्षण का अभाव, मतलब जो डाटा है उसे सुरक्षित रखने का गुण। अगला कौन सा? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का ये अर्थ ये कि जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न पहलुओं को बताते हुए केंद्र की ओर लाओगे, बच्चा आसानी से उसे समझ लेगा। वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ होता है कि भाई क्या कर लेना, किसी क्रम में लगा लेना। जैसे आपने सपोज करो उसके लिए दे दिए 10 पेन और 10 पेंसिल 10 रेजर, बेटा इनको बताओ कैसे क्या अरेंज करेंगे। मतलब क्या करेगा, उनको एक क्रम में लगा देगा, उन्हें क्या करेगा एक क्रम में लगा लेगा, उनको वर्गीकृत कर देगा कि भाई आपने 3 बॉक्स दिए और 10 पेंसिल 10 आपने पेन दिए, 10 रेजर दिए, 10 शॉर्पनर दे दिए, आपने अलग अलग बॉक्स दे दिए कि एक में रेजर रखना है, एक में पेंसिल रखना है, एक में शॉर्पनर रखना है, एक में पेन रखना है। बच्चा क्या करेगा, उनको वर्गीकृत कर देगा। जो बॉक्स हमने दिए हैं, पेंसिल वाले में पेंसिल को, शॉर्पनर वाले में शॉर्पनर को, पेंसिल और पेन वाले में पेन को, रेजर वाले में रेजर को क्या करेगा, उसे रख देगा। जिसके साथ साथ और भी गुण होते हैं, जैसे क्या भाई समानता, समानता एवं अंतर, समानता एवं अंतर। मतलब भाई क्या, जो समान है उनको पहचानना सीख जाएगा, उसके साथ साथ जो अलग है उनमें अंतर करना सीख जाएगा। अगला कौन सा हमारा? गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया कहता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है। हमारा ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन की जो 4 ऑपरेशन है, लगभग बच्चा क्या होता है इन चारों को समझने लगता है 7 से 11 वर्ष की आयु तक या इसके बीच में। क्लियर पॉइंट? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जानेंगे हम अगली, जो कि कौन सी हमारी औपचारिक या अमूर्त। अगली कौन सी हमारी? औपचारिक या अमूर्त। देखिए इसे भी समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए अगली है हमारी, इसका जो चौथा चरण है, वह चौथा चरण कौन सा है हमारा? ये है अमूर्त, या इसे क्या कहते हैं? औपचारिक। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यदि हम आयु की बात करें तो भाई इसकी आयु होती है 11 से 15 वर्ष। इस आयु क्या है? 11 से 15 वर्ष। मैंने आपको बताया था कि हम इसके अंतर्गत जो करेंगे भाई, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो चल रहा है, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम 0 से 15 वर्ष की आयु के बालक का क्या करेंगे, हम भाई अध्ययन करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसे क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसे बोलते हैं भाई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब देखो ये क्या कहता है। अब चरण जो तीसरा है,
अब बच्चा तृतीय चरण में कर गया प्रवेश, तो इसमें प्रवेश करने के साथ साथ अब उसके अंदर क्या होंगे, अब उसके अंदर कुछ गुणों का विकास हो जाएगा। जैसे जैसे हो जाएगा उसके अंदर भाई अमूर्त चिंतन करने का, अमूर्त चिंतन कर सकता है, अपसारी चिंतन कर सकता है, परिकल्पनात्मक चिंतन कर सकता है, या तार्किक। अमूर्त है, अपचारी है, और क्या है हमारा परिकल्पनात्मक चिंतन है आदि। ठीक, अभी देखिए क्या है। ठीक, अब क्या कहते हैं ये कि तृतीय चरण का बालक जो कि क्या है हमारा भाई 11 से 15 की आयु के बीच का है, इसके अंदर अमूर्त चिंतन, इसके अंदर क्या होगा भाई अमूर्त चिंतन, या कह सकते हैं तार्किक चिंतन, कि इनके अंदर एक ऐसा चिंतन करने का गुण हो जाएगा कि जैसे वस्तु समक्ष नहीं है, सामने नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर लेना उसके बारे में समझ लेना, फिर भी क्या कर लेना उसके बारे में चिंतन कर पाना, विचार कर पाना। दूसरा कौन सा है अपसारी। तीसरा हमारा कौन सा है अपसारी। देखिए अपसारी क्या कहता है, तीसरा कहता है अपसारी का अर्थ होता है मुक्त अंत वाला, मतलब खुले विचार वाला। एक होता है अभिसारी, आपको दोनों समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। एक होता है हमारा कौन सा अभिसारी, और एक होता है हमारा अपसारी। ये अलग है और ये अलग है। अभिसारी का होता है बंद अंत वाला, जिसके क्या हो एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर हो। अपसारी का होता है जैसे एक ही प्रश्न क्या हो ना चार उत्तर दे पाना, चार उत्तर दे पाना। ये उसके अंदर होता है जिसके अंदर सृजनात्मक सोच होती है। जैसे क्या हो ना पाना भाई, इसमें एक गुण और आता है हमारा सृजनात्मक सोच, सृजनात्मक सोच या सोच का विकास। अब देखो क्या कहते हैं ये कहते हैं कि भाई अपसारी चिंतन कर पाता है बच्चा, मतलब आप एक प्रश्न दोगे और एक प्रश्न के भाई 2 3 4 उत्तर दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक गुण और होता है सृजनात्मक सोच का, मतलब विभिन्न पहलुओं को जानना, ये विभिन्न पहलुओं पर क्या कर पाना चिंतन कर पाना। अगला क्या है हमारा, अगला है परिकल्पनात्मक। परिकल्पना या संकल्पना का अर्थ ये होता है कि हम जो चिंतन कर रहे हैं उसके आधार पर क्या बना लेना, ये परिकल्पना बना लेना कि क्या ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या इस प्रकार से करते हैं तो काम ये आसानी से हो जाएगा। तो ये होते हैं कुछ प्रमुख गुण जो कि इस चरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भाई आज का हमारा जो एक टॉपिक था जीन प्याजे, हमने आज हमारा दिन क्या इसमें तीनों सिद्धांतों का, पहला कौन सा भाषा विचार का सिद्धांत, द्वितीय नैतिक विकास का सिद्धांत, तृतीय संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये तीसरा है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपके लिए मैं एक ट्रिक कराऊंगा लास्ट में। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस ट्रिक की ओर जिस ट्रिक का आपको था अब तक इंतजार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है आपके लिए, क्योंकि इनके नामों को याद कर पाना या याद रख पाना कुछ संभव कम होता है या हमारे लिए कठिन हो सकता है। लेकिन आज आपको ऐसी एक ट्रिक कराई जाएगी यहाँ पे जिस ट्रिक से आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं, एक लाइन में चारों सिद्धांत फिनिश। चलिए देर ना करते हुए उस ट्रिक की ओर बढ़ते हैं भाई। जिस ट्रिक का आपको इंतजार था, चलिए देखिए भाई ट्रिक क्या है हमारी। ये ट्रिक इस सिद्धांत के लिए है, इस सिद्धांत के 4 चरण थे, चारों चरण क्या हो जाएंगे इसमें कवर हो जाएंगे हमारे। जैसे ट्रिक है ये है सबने पूरी की मूर्ति आपकी। अब देखिए सबने पूरी की मूर्ति आपकी। अब यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ जो दिया है सबने में सा, ये क्या कहता है पहली अवस्था को इंडिकेट करता है, जो चरण है पहला किसके लिए कि संवेदी पेशी अवस्था। पहला क्लियर, पहला सा कैसे बता रहा है संवेदी पेशी अवस्था। दूसरा कौन सा है, इसमें शब्द है हमारा पा, बड़े की मात्रा की पूरी। तो पूरी का जो पू है ये इंडिकेट करता है किसके लिए पूर्व संक्रियात्मक,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं। सबने पूरी की मूर्ति, मूर्ति में जो मुंह है ये किसे इंडिकेट करता है? ये करता है तीसरी वाली अवस्था के लिए। इसे क्या कहा हमने, क्या नाम दिया? मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण। चौथा कौन सा है हमारा? आ। तो ये आ किसे करता है रिप्रेजेंट? औपचारिक के लिए। औपचारिक या अमूर्त कुछ कह लो इसके लिए, औपचारिक या अमूर्त अवस्था कौन सी हमारी? चौथी। तो ये अब देखिए फिर से मेरे साथ दोहराइए। सबने पूरी की मूर्ति आपकी। सा से क्या? संवेदी। सबने पूरी, पूरे से पूर्व संक्रियात्मक की मूर्ति। तो मूर्ति में माँ, ये जो मुंह है वो किसको? मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी कौन सी हमारी? चौथी हमारी औपचारिक या अमूर्त जो है हमारी। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न सबसे ज्यादा जो बनते हैं वह इसके क्रम संबंधी बनते हैं। किसके? क्रम, कि भाई द्वितीय क्रम पे कौन सी अवस्था आती है। पहला रहा क्रम संबंधी। दूसरा आता है अवस्था की आयु, कि इस अवस्था की आयु कितनी है। तो ये कुछ इस प्रकार से। और तीसरा आता है जैसे कि नाम संबंधी, कि भाई कौन से का उपनाम, जो मैंने आपके नाम लिखाए थे 3 3 4 4, वो नामों से भी प्रश्न क्या होते हैं हमारे बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो ये इनकी ट्रिक है हमारी। सबने पूरी की, आप इसको जरूर नोट कर लेना। बाकी आपके लिए नोट्स में भी ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखना। इसके लिए आप ध्यान से इसे नोट कर लें और उनके नीचे क्या करें, अंडरलाइन कर लें, या फिर इस शब्द के लिए आप थोड़ा हाईलाइट कर दें। इसे क्या करें, आप थोड़ा हाईलाइट कर दें जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो इस क्रम में ये 3 जो सिद्धांत हैं हमारे, ये 3 सिद्धांत क्या है हमारे, आज समाप्त हुए। चलिए थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए एक बिंदु और रह गया, उस बिंदु का भी आज अध्ययन कर ही लेते हैं, जिससे कि संपूर्ण ये टॉपिक हमारा जो है बिंदु, ये क्या हो जाएगा, आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। वह है हमारी क्या? शिक्षा। कौन सी हमारी? शिक्षा। कि शिक्षा क्या है। देखिए ये शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। अब देखिए, देखो शिक्षा में बात करें तो जो प्याजे महोदय हैं, प्याजे महोदय ने सबसे अधिक जो बल दिया, सबसे अधिक जो बल दिया वह क्या दिया हमारा, वह बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। वह किस पे हमारा? बाल केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने सबसे अधिक बल दिया। और दूसरी बिंदु की बात करें तो इन्होंने बताया कि भाई बच्चे की शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक होता है कि उसके लिए वातावरण कैसा दिया जाए, शैक्षिक वातावरण दिए जाए। उन्हें क्या दिया है? शैक्षिक वातावरण दिया जाए। और क्या था? और था तीसरा ये, इनका मानना ये था कि भाई प्रत्येक शिक्षक के लिए जरूरी होता है कि वह अध्ययन करे किसका? अपने बालक का। जिस बालक को वह, शिक्षार्थी को वह शिक्षा देने जा रहा है, क्या करे? उसका अध्ययन करे, अर्थात उसके बारे में जाने। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु इन्होंने कहे कि जैसे पहला क्या है कि सबसे अधिक बल दिया उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर। इन्होंने कहा बच्चे को केंद्र में रख के शिक्षा दी जाए कि बच्चे का भाई पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, बच्चा किस प्रकार से पढ़ना चाहता है, किस प्रकार से सीखना चाहता है, किस माध्यम से सीखना चाहता है, उसका मानसिक स्तर क्या है, ठीक, उसका पूर्व ज्ञान क्या है, उसका रुचि किस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो इन बिंदुओं को देखते हुए उसको क्या दी जाए? शिक्षा दी जाए। दूसरा क्या है हमारा? शैक्षिक वातावरण। भाई जो उसके अधिगम है उसको अधिगम कराने के लिए, उसको सिखाने के लिए जरूरी क्या है कि उसके लिए वातावरण भी कैसा दिया जाए? शैक्षिक वातावरण हो, अर्थात जहाँ पे सब कुछ उसके अनुकूल हो, बैठने की उचित सुविधा हो, श्यामपट्ट उसके नज़दीक हो, शिक्षक की आवाज़ वहाँ तक अच्छे से पहुँचनी चाहिए, भाई लाइट व्यवस्था हो, मौसम के अनुसार वहाँ की क्या हो, अच्छा अरेंजमेंट हो। क्लियर पॉइंट।
अगला कौन सा है, शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए किसका, अपने शिक्षार्थी का या बालक का। भाई बालक के बारे में उसके प्रत्येक पहलू का अध्ययन करे, उसके बाद ही बालक को क्या दे, शिक्षा दे। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे इनकी शिक्षा संबंधी। और आज ये सिद्धांत, ये पूरा चैप्टर जो हमारा है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। हम बहुत जल्द मिलेंगे इसी क्रम में आगे, और इससे अगला जो भी हमारा होगा, जैसे हमने बाईगोष्ठी महोदय का अध्ययन कर लिया है, प्याजे महोदय जी का अध्ययन हो गया, तो इसमें बचे हैं हमारे नैतिक विकास के सिद्धांत, जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय जी हैं, उनका अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पे, और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जिससे कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों के लिए मिल सके। जैसा कि दोस्तों आपके लिए इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल शून्य से शिखर तक सब कुछ कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है हमारी तरफ से आपके लिए सारे पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे इसके सारे, जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत जल्द इसमें इसकी प्रैक्टिस सेट भी शुरू होने वाली है, एक सीरीज, जिस सीरीज में हम इसी चैप्टर वाइज व कंबाइन करके क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।